नमस्कार साथियों, मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के प्रारंभ में ही मैं एक बात बता देता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी आने वाली वीडियोस होंगी इस सीरीज से रिलेटेड, वो सब हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए ही है। ये नहीं कि इसमें प्योर इंग्लिश या प्योर हिंदी है। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप दोनों तरीके के स्टूडेंट मतलब इस वीडियो के लेक्चर्स को समझ सकते हैं। वीडियो मैकेनिक्स के वीडियोस को बनाने से पहले जो सबसे बड़ी समस्या थी मेरे साथ वो ये थी कि कहाँ से स्टार्ट करें। काफ़ी टाइम लगाया मैंने कि कहाँ से हम स्टार्ट करें इस वीडियो, मतलब क्या टॉपिक को हम लेकर के इस सीरीज को स्टार्ट करें। और काफ़ी टाइम बाद मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ कि स्टार्ट करते हैं हम सेंटर ऑफ मास और इससे रिलेटेड, लाइक आपने पढ़ा होगा रेक्टिलिनियर मोशन, ऋजुरेखीय गति वगैरह, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हाँ ये भी बता दें कि जो इस चैनल पे जो पुराने वीडियोस हैं, जैसे न्यूटन के मोशन के रूल हैं, डायनामिक्स के रूल हैं, और सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, उस सबसे आगे होकर के ये लेक्चर सीरीज़ में आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, जो बहुत से स्टूडेंट्स की 12th के बाद भी वो बात क्लियर नहीं हो पाती। वो बात है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो डिफरेंस है वो पर्टिकुलर डिफरेंस क्या है। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने कई बार देखा होगा, हम इनको सेम मानते हैं। हाँ, सेम हो सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस में। आज हम देखेंगे पर्टिकुलर डिफरेंस क्या है, ताकि आप कभी इन दोनों चीज़ों में उलझे ना कि आपसे कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछता है और आप सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन बता के आ जाते हो, या आप सोचते हो कि दोनों सिनोनियम है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो लेट मी टेल यू हियर इट इज़ नॉट सो वन बाय वन हम पहले ये देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास अपने आप में क्या है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। फिर बाद में आपस में रिलेशन क्या है, कहाँ पर ये दोनों एक साथ होकर के यूज़ हो सकते हैं। मतलब आप उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल दीजिएगा, सेंटर ऑफ मास बोल दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। और कहाँ पर आप सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अलग अलग देख करके पढ़ते हो। तो चलिए, जैसे आप जानते होंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में। अच्छा, आप फिजिक्स पढ़ते टाइम पर एक बात ये ध्यान दें, जो एक्चुअली सेंटेंस लिखा हुआ है या कोई वर्डिंग लिखी हुई है उसका हिंदी में सिंपल मतलब क्या है। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास आपको पता ही है किसी वस्तु या किसी बॉडी ऑब्जेक्ट का ही होगा, और कोई बॉडी होगी उसमें कुछ मास होगा। अब बात यहाँ पर ये आती है, ऐसा करते हैं हम कि यूनिवर्स में जितने भी मासेस हैं किसी वस्तु का, उसको ब्रॉडली वस्तुता है उसको हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। और वो दो प्रकार क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पे बेस क्या ले रहा हूँ वो भी हम देखते हैं। तो मैं सभी ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज़ को दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। पहला टाइप क्या है, अगर उस बॉडी का जो टोटल मास है वो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है अभी देखते हैं। और दूसरा, अगर मास नॉन यूनिफॉर्म है तो उसको हमने दूसरे कैटेगरी में रखा है। फर्स्ट कैटेगरी में उन सभी वस्तुओं को रखते हैं जिन वस्तुओं का जो कुल द्रव्यमान है, मास है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके पूरे आयतन में, पूरे वॉल्यूम में। और जो दूसरे टाइप की वस्तुएं हैं उनको हम सेकंड कैटेगरी में रखते हैं, जिनका मास है, द्रव्यमान है, उनके पूरे आयतन में बराबर तरीके से विस्तृत नहीं है या डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो देखते हैं यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। आप जैसे एग्जाम्पल मानिएगा, जैसे एक गेम होता है गेंद फेंकने का, जिसमें सॉलिड लोहे की गेंद होती है, मेरा नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, शायद गेंद फेंकी बोलते होंगे उसको। उसमें आपने देखा होगा वो गेंद प्योर रूप से सॉलिड रहती है, एक ही मटेरियल की बनी हुई। अगर इसको एक वर्डिंग में ही मुझे कंप्लीट करना हो यूनिफॉर्म बॉडी को, तो सिंपल सा मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि ऐसी कोई वस्तु जो केवल एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर के बनी है, a thing which is made up by only one type of substance is known as uniform. फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पेयर हो जाएगा आयरन का, एल्यूमिनियम का स्पेयर हो जाना है, या आपने कोई गारा लिया, गारे से आपने कोई गेंद बनाई, उसको सुखाया,
वो लगभग यूनिफॉर्म बॉडी की तरह काम करेगी। तो उस टाइप की वस्तु को यहाँ पे यूनिफॉर्म बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म क्या है? मान लीजिए कि आपने कोई वस्तु बनाई है, उसमें एक से ज़्यादा पदार्थ आपने मिला करके बनाए हैं। तो पदार्थ की अगर हम बात करते हैं, सब जानते हैं पदार्थ, सभी पदार्थ अलग अलग होते हैं, सभी के घनत्व डेंसिटीज़ अलग अलग होती है। तो सिंपल सी बात है, जब उनको आप मिला कर एक नई वस्तु बनाएंगे तो उसमें उन सभी का सहयोग रहेगा, सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो कंट्रीब्यूशन रहेगा, लेकिन कुछ पदार्थ का कम आयतन में ही द्रव्यमान ज़्यादा होता है और कुछ पदार्थ का वो ज़्यादा बड़े दिखेंगे आपको, लेकिन उनका द्रव्यमान बहुत कम होता है। जैसे आप 1 किलो का वाट देख लीजिएगा और 1 किलो कॉटन देख लीजिए। 1 किलो कॉटन इतने ज़्यादा आयतन में आती है और जो 1 किलो वाट है लगभग लोहे का, वो इतने आ जाता है। तो यहाँ पर सब डिफरेंस डेंसिटी का है। तो अगर हम उस अलग अलग पदार्थ के पदार्थ को मिला कर नई वस्तु बनाए तो उसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मास का जो वितरण होगा, वो अलग अलग होगा। कैसे? मान लीजिए आपने कोई गेंद बनाई है, उसमें आयरन भी मिला हुआ है और एल्यूमिनियम भी मिला हुआ है एंड एक दो पदार्थ मिले हुए, मान लीजिएगा थोड़े इसमें आपने सिलिका मिला दिया, रेत मिला दिया, सिंपल रेत मिला दिया। तो इस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो पूर्णतः एक जैसा नहीं होगा, इसके पूरे आयतन में अलग अलग होगा। तो उस टाइप की हम वस्तुओं को नॉन यूनिफॉर्म बोल रहे हैं। साफ भाषा में बोले तो जिनका मास, जिनका द्रव्यमान आयतन में पूर्णतः एक जैसा नहीं हो, कहीं इसका मास इतने पोर्शन में ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, उस टाइप को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। चलिए फिर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हैं। सो सेंटर ऑफ मास जैसे आपने 11th क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ा ही होगा, उससे पहले पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास क्या है। सो सिंपल डेफिनेशन या समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु का वह बिंदु जिस बिंदु पर आप पूरी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो केंद्रित मान सकते हैं। मतलब कि ये जो पूरी वस्तु है इसका द्रव्यमान तो अलग अलग जगह है, मीन्स दैट कोई भी वस्तु जो होगी उसका जो टोटल द्रव्यमान है वो सभी छोटे छोटे द्रव्यमान के सम के बराबर है। अगर मैं पूरी वस्तु को छोटे छोटे कणों में, पार्टिकल्स में डिवाइड कर दूँ तो पूरी वस्तु का कुल द्रव्यमान क्या होगा? इन सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स के कुल द्रव्यमान के बराबर। तो इन सभी कणों में क्या कोई ऐसा कण है कि उस कण को ये मान लूँ कि इस कण पर इस पूरी वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित है। केंद्रित मतलब वो अकेला एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पूरी वस्तु का। सबसे आसान तरीका आपको सेंटर ऑफ मास देखने का मैं बताता हूँ। वो क्या? किसी वस्तु का आपको सेंटर ऑफ मास देखना है, उस वस्तु को आपको लगभग अपने आइडिया से लगभग उसको बीच में लेकर के किसी वस्तु, चाहे वो यूनिफॉर्म है या उसका डिस्ट्रीब्यूशन मास कैसे भी है, सपोज पोटैटो आलू है कोई, और आपको लग रहा है कोई आलू इसी शेप का बना चाहिए, तो आपको इतना आइडिया तो लग ही जाएगा कि वो आलू का लगभग उसका जो पॉइंट है सेंटर मास वाला वो कहाँ होगा। एक्चुअल में अगर आपको अपनी आंखों से देखना है सेंटर मास वो क्या होगा, उसके लिए इस वस्तु को, इसकी जो लेंथ है कि पोटैटो की, उस लेंथ के अराउंड उसको घुमाइएगा। जैसे मान लीजिएगा ये आलू है, आलू इस तरीके लंबा आलू है, अब उसको इस तरीके से घुमाइएगा, घुमाया और छोड़ दिया, फर्श पे छोड़ दीजिएगा उसको आप। अगर आप ऐसा कर तो तब आप एक पॉइंट ऐसा देखोगे जो पॉइंट आपको बिल्कुल स्थिर दिखेगा, स्पेस में दिखेगा, घूमेगा, लेकिन आप उस पॉइंट को एक्जैक्ट देख सकते हो। बाकी के जो उसके पॉइंट होंगे, उससे अदर जो भी पॉइंट्स होंगे, जो कण होंगे उस आलू के, वो सब घूमते हुए बहुत देरी से नजर आएंगे, एग्जैक्ट नहीं देख सकते आप, बट एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जो पॉइंट आप क्लियर आपको दिख रहा हो कि हाँ ये पॉइंट ऐसा है, इसके चारों बाकी सब कण या बिंदु घूम रहे हैं, वही पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। सबसे आसान तरीका सेंटर ऑफ मास करने का ये आप देख सकते हो। सो सेंटर, और उस पॉइंट पर आप ये देखोगे कि उस पॉइंट के चारों ओर बाकी सब कण घूम रहे हैं। तो साफ से मतलब है कि बाकी सब कण उसको सेंटर मार के घूम रहे हैं। तो साफ से डेफिनेशन क्या हो गई है कि किसी वस्तु का वह बिंदु जिस बिंदु पर बाकी उसका कोई द्रव्यमान या टोटल द्रव्यमान हम केंद्रित को मान सकते हैं। सो पॉइंट ऑफ अ बॉडी at which we can assume all the mass as concentrated is known as center of mass। और अधिकांश जो वस्तुएं, अगर कोई सिमेट्रिक वस्तु है इनका जो द्रव्यमान है लगभग सभी दिशाओं में एक समान है, तो उनका जो, जैसे कोई आप स्फीयर मान लीजिएगा, कोई सिलेंडर मान लीजिएगा, या कोई भी रेगुलर कोई भी बॉडी आप मान लीजिएगा, उसका द्रव्यमान केंद्र होगा वो लगभग
बिल्कुल सेंटर पे ही होता है। जैसे अगर आप स्फीयर देखते हो तो इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ मास पे होगा। अगर आप कोई सिलेंडर देखते हो हॉलो और सॉलिड, तो उसका जो सेंटर होगा वो इसके इन डायगोनल्स के कटिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर होगा। कोई रेक्टेंगल है, उनका डायगोनल के कटिंग पॉइंट उसका सेंटर मास होता है, स्क्वायर के कटिंग डायगोनल कटिंग पॉइंट पर उसका सेंटर मास होगा। बट दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है वहाँ जब इन वस्तु का शेप रेगुलर ना हो। जैसे कोई आलू, उसका सेंटर मास कहाँ? देखिए आइडिया तो हम लगा सकते हैं, तो एग्जैक्ट कहाँ है सेंटर मास वो कहाँ से देंगे, तो उसको भी धीरे धीरे देखते हैं कैसे निकालते हैं। फिलहाल सेंटर मास के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर ये जान लिया है। अब जो मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट है, वो है डिफरेंस बिटवीन सेंटर मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए वो देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास CM एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके बारे में देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पर दो टाइप की वस्तुओं का उदाहरण लूंगा, दो टाइप की वस्तु का एग्जाम्पल लेंगे हम। मान लीजिएगा ये पृथ्वी तल है और इस पृथ्वी तल पर दो तरह की वस्तुएं रखी हुई हैं। एक वस्तु ज़्यादा बड़ी नहीं है, ऊंचाई उसकी ज़्यादा नहीं है पृथ्वी के तल से, और एक वस्तु बहुत बड़ी है। इसके हाइट में ज़्यादा शो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको इस वस्तु से कई गुना बड़ी मानोगे, लगभग 1000 से 2000 गुना मान लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल। आपको एक चीज़ तो ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि अगर वस्तुएं, कोई भी जो ऑब्जेक्ट हो वो अगर साइज में छोटा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट साइज में छोटा है तो उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करते हैं, एक ही जगह ही होते हैं। ये आपका एक मतलब की पॉइंट है, उसको ध्यान रख सकते हो। तो इफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल देन CM and CG coincides. But where is the main problem? If the size of the object varied as much higher, much larger, then the center of mass and center of gravity change. How? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मैं थोड़ा सा देखते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का सेंटर, गुरुत्व केंद्र इसको आप हिंदी में बोलते हो। तो आपको यहाँ पे सबसे मेन बात तो ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर ग्रेविटी क्या है। तो आप जानते हैं ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी वो बल है, वो फोर्स है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है अपनी ओर को। और आप जब इतना जानते हो तब ये भी जानते होंगे जो पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है वो अलग अलग हाइट में रखी वस्तुओं को अलग अलग बल से खींचती है। वो डिपेंड करता है वो किस हाइट पे रखे हुए हैं। सेम हाइट पे अगर कोई वस्तु रखी है तो उन पर सेम बल लगेगा नीचे की ओर को जी के कारण। बट अगर कुछ वस्तु ऊपर है, कुछ नीचे है, कोई और ज़्यादा ऊपर है, उन पर जो नीचे की ओर जो बल लगेगा जिसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सिंपल ग्रेविटी बोलते हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हो, उन पे अलग अलग लगेगा। अगर ये हाइट सफिशियंट है, ये नहीं कि 1 मीटर 2 मीटर, इसमें भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। तो आप नॉर्मली जानते हो नॉर्मल हाइट के लिए जो एक्सेलरेशन है बॉडी में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता है, और इतनी एक्सेलरेशन से किसी वस्तु को पृथ्वी खींचती है अपनी ओर को। बट क्या हो अगर वस्तु बहुत ऊंची हो, जैसे माउंट एवरेस्ट है 8869 किलोमीटर की जिसकी हाइट है, वहाँ पर अगर कोई वस्तु रखी हो, वहाँ से किसी वस्तु गिराएगा और फिर उसके हाफ हाइट से किसी वस्तु गिराएगा, फिर उसके हाफ हाइट से वस्तु गिराएगा, उन सब पे लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स टू बाय सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी डिफर। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझते हैं। तो जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास तो कभी चेंज होगा नहीं। आप आराम से देख सकते हो जहाँ पर किसी वस्तु का मास कंसनट्रेटेड रहे उसका सेंटर ऑफ मास मान लिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? जो पीक पॉइंट नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ बॉडी। बॉडी का साइज क्या? दैट जस्टिफाई द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। In which condition center of gravity and center of mass vary.
So if the height or size of object is very greater, is very higher, then the center of gravity does not coincide with the center of mass. चलिए समझते हैं कैसे। मैंने क्या काम किया, आप ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग हाइट पे अलग अलग होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता जाता है। सो मैंने क्या काम किया, इस वस्तु को दो पार्ट में डिवाइड मान लिया। लेट्स से दिस बॉडी इज डिवाइडेड टू टू पार्ट्स। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मास का m/2 हो चुका है, यहाँ पर m/2 हो चुका है, टोटल मास भी है। अब हम देखते हैं स्मॉलर हाइट के लिए इस तरीके से मैंने डिवाइड किया है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलमोस्ट g है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट क्या जब मैंने बताया ये हाइट काफ़ी ठीक ठाक है, तो क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा? ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस वैल्यू से कम होगा ही होगा। सो मैंने यहाँ पर ये मान लिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लीजिएगा g/2 हो चुका है। तो g/2 हो चुका है। अब आप इस वस्तु का द्रव्यमान वेट देखते हैं, इसका वजन देखते हैं, वजन कितना होगा। तो वजन क्या होता है, वजन का सिंपल फॉर्मूला W = मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होता है। तो यहाँ पर इस वस्तु का जो मास है वेट है वो कितना आएगा, m/2 multiplied by g, so this is simply mg/2. What about the mass of this part of the body? Sorry, weight of this body. Weight will be m/2 multiplied g/2 will give me mg/4. How does this happen? Let's see. इस पार्ट का जो मास है वो मास कम फोर्स से खींचा जा रहा है अर्थ के सेंटर की ओर, due to the lesser acceleration due to gravity at some sufficient height, but the same mass at the lesser height near the ground of the plane, ground of the earth, is attracting strongly. So जब उनका वेट अलग अलग है यहाँ पर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम कैसे हो सकता है? तो अगर कोई आपसे पूछता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताइएगा क्या है, या सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस बताइएगा, तो फर्स्ट थिंग आपको पहले ये एंश्योर कर लेनी है कि वस्तु का साइज क्या है। अगर वस्तु का साइज सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेंगे। लेकिन अगर वस्तु का साइज बहुत बड़ा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करते हैं अट्रैक्शन फोर्स पे, इसको आप ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। तो वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग हो जाता है। तो इस टाइम पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगा और इस वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगा। तो हम एक कोई जस्टिफाई नहीं कर सकते, हम कैन नॉट एंश्योर वेयर इज ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बॉडी, नॉट, वी कैन नॉट। अब देखते हैं सेंटर ऑफ मास की थोड़ा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। जैसे हमने बताया कि सेंटर ऑफ मास इज सच अ पॉइंट एट विच वी कैन एज्यूम द टोटल मास डिस्ट्रीब्यूटेड। सो चलिए सेंटर ऑफ मास का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। और आप ऐसे कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करें। So how to find cm of a body? इसमें हम केसेस ले सकते हैं कि बॉडी किस तरीके की है। आप पहले से ही अवेयर होंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें कोई बॉडी रखी हुई है, मान लीजिएगा इस तरह की कोई बॉडी है, और ये बॉडी अलग अलग टाइप के अलग अलग टाइप मतलब कण से मिलकर के बनी है। एक कण मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, पार्टिकल यहाँ मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान मैंने m1 माना है, इसका m2 मान लीजिएगा, इसका m3 मान लीजिएगा, और इस सब के सब ओरिजिन से अलग अलग पोजिशन पे हो सकते हैं। तो मैंने ये माना कि कुछ अलग डिस्टेंस पे है, कुछ अलग डिस्टेंस पे, अलग अलग डिस्टेंस पे है और अलग अलग डायरेक्शन में ये पोजिशन वेक्टर भी अलग अलग है। सो वन का पोजिशन वेक्टर मैंने यहाँ से r1 मान लिया है, ओरिजिन से इसका r2 माना है, इसका पोजिशन वेक्टर simply tells about in which direction the mass or a particle is situated. That's all. So इसका जो पोजिशन वेक्टर m1 का ये है, m2 का ये, m3 का है. There may be lot of mass particles having various body, but I am assuming only 3 particles. I am taking only 3 particles as my consideration. So चलिए मान लेते हैं फिर भी, और मान लीजिएगा m4 मान लीजिएगा यहाँ पर, और भी मान सकते हैं आप
मैं एज्यूम कर रहा हूँ टोटल इसमें जो पार्टिकल्स है मान लीजिएगा 50 पार्टिकल्स 60 पार्टिकल n पार्टिकल्स. सो दिस बॉडी इज मेड अप बाय n पार्टिकल्स हैविंग मास m1 m2 m3 dot dot m. So where is the total mass can be assumed as concentrated? For that you can simply use this formula. What is the formula? m1r1 plus m2r2 plus m3r3 and plus so on. How many particles there are in this body? These are the n. So the mass of nth particle, let's say this is here, is m1 and its position vector is rn. I am assuming this. So mn particle, mass of the mth particle is mn and its position vector is rn, divided by the sum of individual mass of all particles comprise this body. This is simple formula to calculate, to allocate the central mass of a body which consists of n particles having mass m1 m2 m3 and mn and the position vector r1 r2 r3 from the origin towards them. And center of mass, so this is the formula center of mass. For convenience, this formula can also be written as, if I take the summation of this value, then I can get here, this summation is starting from 1 to n, so initial point is 1 and it is going up to n. So mi ri is the summation form of this all this chain divided by, also I can take the summation of the log value. This is from 1 to n, so initial point is 1 and up to n, this is mi. If you want to open this formula, तो आप एक बार 1 पुट करिएगा, 2 पुट करिएगा, 3 पुट करिएगा, उसी चैन में लेकर के आ जाओगे इसको. इस तरीके से बॉडी का आप ये बता सकते हो कि किस पॉइंट पे इसका सेंट्रल मास है. इन सब में वैल्यू पुट करके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी हम उसको देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे. तो सेंट्रल मास ऑफ सिस्टम और टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम. ठीक, तो देखते हैं ऐसे कोई सिस्टम हो जिसमें केवल 2 ही पार्टिकल हो, इसको आप बाइनरी सिस्टम बोल सकते हैं, इसमें 2 ही पार्टिकल से मिलकर कोई सिस्टम बनता है. फॉर एग्जांपल आप जैसे कोई किसी कोई मॉलिक्यूल ले लीजिएगा, कोई जैसे हम ले लेते हैं इसमें Cl2 एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो क्लोरीन के 2 एटम मिलकर के क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे. वहाँ पर एक Cl का एटम यहाँ होगा, एक Cl का एटम यहाँ होगा. इस टाइप के आप सिस्टम को बाइनरी सिस्टम बोल सकते हैं. उस टाइप के सिस्टम का सेंट्रल मास कैसे निकालें, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है. टेक द सिस्टम इन अ पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. You would know the mass of the bodies, let's say m1 m2. In this context the both the masses are equal, but I am assuming that both the masses are different, because in the case of HCl both the masses will be different. So I am taking just general values. Let's say this mass is orientated from the origin at the position vector r1 and this is as r2. Now you can simply see that the central mass of this body, because it is a smaller system of the mass, so its total central mass will lie here or here or here. That depends upon which mass is greater. Which mass is greater than the other, the central mass will shift towards that, towards the greater mass. So I am assuming that if this case is for Cl2, then the mass, central mass will be at its center. But how we calculate, how we allocate this value mathematically, exactly कहाँ है वो कैसे बताएं, तो उसके लिए सिंपल फॉर्म हो जाए आपके पास क्या कि m1 r1 plus m2 r2 divided by total mass m1 r plus m2. This is the allocation of the central mass. So हम इसको ऐसे लिख सकते हैं RCM. RCM means that the position vector of the central mass is situated at this point. Where this point? This point is here. So this is the position vector of central mass of the binary system. So this formula is useful to calculate central mass of binary system.
In vector form, you can also represent this formula like this. If the case is taken for triple type of bodies like CH3 and the other bodies, then the formula will say additional term will be M3 and R3 and so on and so forth. This formula can also be in a mathematically integrated y in the summation form, like from I equals to 1 to whatever the masses are there. So this is Mi and IR, Ri divided by total mass. Total mass is again I equals to 1 to n. This is m. This mass is sometimes taken as capital M. So capital M is the denominator of the formula, and here Mi and Ri gives you the central mass of this type of system. कभी कभी क्वेश्चन आते हैं सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, अगर वो आपको कंपोनेंट्स दे कार्टेशियन फॉर्म में पार्टिकल्स के, तो उस टाइम पर हम कैसे करेंगे। मतलब कि जो आपको वस्तु दे रखी है उसके जो कण है वो एक्स अक्ष में यहाँ है, वाई एक्स में यहाँ है, जेड में यहाँ पर है, तो टोटल सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे तो वो हम देख लेते हैं। तो उस टाइम पर आपको ये पता होना चाहिए वो सिंपल फॉर्मूला। जब पार्टिकल्स का जो रेफरेंस दे रखा है, पूरा जो कंसीडर हमें करना है वो तीनों एक्सिस में करना है, एक्स वाई जेड में, तो सिंपल सी बात है सेंटर ऑफ मास भी तीनों ही कार्टेशियन की फॉर्म में होना चाहिए। तो उस टाइम पर कैसे करेंगे। हम ये मान के चलते हैं जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो एक्स वाई जेड तीनों ही फॉर्म में होगा। आप जानते हो इसको मैं तीनों कार्टेशियन फॉर्म में इस तरीके से हम इसको ओपन कर सकते हैं। राइट। और अब सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं, चलिएगा। तो सेंटर ऑफ मास इन द कार्टेशियन फॉर्म विल बी लाइक आई एम राइटिंग द सेंटर ऑफ मास फॉर द एक्स एक्सिस एज RCM इन x, ओके, इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस में जो मासेस हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेट्स से m1 एंड m1 जो है वो एक्स एक्सिस में x1 पोजीशन पर रखा हुआ है, और जो m2 है वो x2 पोजीशन पर रखा हुआ है, m3 x3 पोजीशन पर रखा हुआ है, और जो nth वाला पार्टिकल है वो x1 पोजीशन पर रखा हुआ है सेंटर से x एक्सिस में। और फिर से डिवाइड कर देनी है आपको टोटल मास से, डिनोमिनेटर सेम रहना है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कभी भी। अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में इंटरेस्टेड हो निकालने के लिए, एक्स एक्सिस में ये होगा, सिमिलरली वाई एक्सिस में कितना हो जाना है, m1 वाले पार्टिकल का मास, जो पूरी बॉडी का कोई पार्टिकल m1 होगा वो वाई एक्सिस में कहाँ पर सिचुएटेड है। तो लेट्स से वो y1 पोजीशन पर है, और जो दूसरा पार्टिकल है वाई एक्सिस में y2 पोजीशन पर है, और जो तीसरा पार्टिकल है वो y3 पोजीशन पे है। इस तरीके से mn वाला जो पार्टिकल है वही y एक्सिस में, जो एक्सिस में x1 पोजीशन पर था, yn पोजीशन पे है, और डिवाइड कर देते हैं फिर से टोटल मास से। एंड सिमिलर फॉर दी z एक्सिस इट विल बी m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 एंड सो ऑन सो फोर्थ mn zn divided by m1 plus m2 plus m3 and so on so forth plus mn. So these are the Cartesian coordinate of the center of mass of a body. Okay, चलिए फिर बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की मोशन की। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ आ बॉडी। जैसे कि हमें पता है कि जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, एंड डिवाइड बाय टोटल मास which is equal to the sum of the individual masses of the particles। इसको भी लिख ही लेते हैं। जैसे हमें पता है हमें मोशन निकालनी, मोशन मतलब सिंपल वेलोसिटी निकालना है, और फिर इसमें एक्सेलरेशन देखेंगे, और फिर देखेंगे इसका आउटकम क्या है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ग्रेजुएशन हो या आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो।
सो आपको साफ साफ पता है ये पोजीशन मतलब एक डिस्टेंस है। पोजीशन का मतलब आप कहाँ पर हो तो आप डिस्टेंस तो बताओगे। सो डिस्टेंस है, फिलहाल ये वेलोसिटी है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है। पोजीशन मतलब आपकी पोजीशन कहाँ है, आप कितने डिस्प्लेस्ड हो ओरिजिन से या फिर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितना आप शिफ्टेड हो। सो इफ़ आई वांट टू रीच एट द वेलोसिटी देन आई विल हैव टू calculate the first derivative of the displacement, because the first derivative of displacement is the velocity, or simple rate change of displacement is simple known as the velocity. So in order to find the velocity निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन का, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है डिस्प्लेसमेंट ही तो है, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, अपकलन कर देते हैं किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। So differentiating our equation with respect to time, what I will get? I will get drcm over dt equal मास पार्टिकल का जो मास है वो कांस्टेंट है। सो इसको हम ऐसे कैसे लिखा देते हैं, बट पोजीशन वेक्टर चेंज हो सकती है। तो पोजीशन वेक्टर क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बॉडी घूम रही है, चल रही है, तो सिंपल सी बात है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑरिजिन से लगातार शिफ्ट हो ही रही होगी, आगे आ रही होगी, पीछे जा रही होगी। इसका मतलब हर पार्टिकल की पोजीशन बदल रही होगी। सो उनकी पोजीशन वेरिएबल है। सो इसका डिफ्रेंशिएशन हम इस तरीके से करेंगे। प्लस सिमिलरली यहाँ पर m2 ले लीजिएगा, r2 को हो जाएगा dr2 ओवर dt, एक पार्टिकल के लिए और दिखा दीजिए, डिवाइडेड बाई d3 सॉरी एंड सो ऑन सो फोर्थ mn drn divided by dt, and all this term is divided by the total mass. For the convenient I am writing the total mass as capital M, because again I have to write this 10. So now you can easily see that this term leads to the velocity. Rate change of displacement or position, rate change of position leads to the velocity of a particle. And which particle is describing with this system? Center mass. So this is the velocity of the center mass regarding which we are doing this. Okay. So and again you can see on the board, this is the rate change of position of first particle. So rate change of position of anything is known as that's velocity, and this is the rate change of the position of first particle. So this is the velocity of the first particle. So I writing it as v1. Similarly दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये दूसरे वाले कण का क्या है पोजीशन जो है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, मतलब उसकी रेट है समय के सापेक्ष, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। सिमिलरली तीसरे का इस तरीके से हो जाएगा एंड सो ऑन सो ऑन, mn का हो जाएगा vn डिवाइडेड बाई टोटल मास, राइट। अगेन सो ये आप वेलोसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आई एम राइटिंग इट एज इक्वेशन नंबर 2. इफ आई वांट टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम विच इज मूविंग with a constant velocity or variable velocity, then I will have to differentiate this equation again, because the derivative of velocity with respect to time is known as the acceleration. अगर आप वेलोसिटी का टाइम के साथ के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है। सो मैं इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, तो डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ तक हमने इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर लिया, एक बार यहाँ पर, एक बार फिर कर रहे हैं यहाँ पर। अब वेलोसिटी को लेकर के कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। दिस इज dv over dt फॉर द सेंटर मास। अगेन m1 विल बी सेम एंड dv1 over dt प्लस m2 dv2 डिवाइडेड बाई dt वेक्टर m3 dv3 divided by dt and so on so forth, and divided by पूरे फैक्टर को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, m से, तो आई एम राइटिंग इट एज हियर। फिर से आप देख सकते हो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम या रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन. सो दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल
and this is for the second, this is for the third, and so on and so forth up to another particle. And this is the rate change of velocity of the center of mass. So this is the acceleration of the center of mass. So वस्तु का जो त्वरण है, सेंटर ऑफ मास का जो त्वरण है, सॉरी, वो कितना आ चुका है, ACM, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 1/m इंटू m1 इंटू a1, पहले वाले कण का त्वरण एक्सेलरेशन, प्लस m2a2 प्लस m3a3 एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो वस्तु का जो कुल त्वरण है वो हमारे पास ही आ गया है. अब इस इक्वेशन को हम अगर गौर से देखें तो यहाँ से हम बहुत से आउटकम निकाल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में. सो मैं इस इक्वेशन को फिर से यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा सी फॉर्म चेंज करके. आप जानते हैं m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 मास और एक्सेलरेशन की जो प्रोडक्ट होती है, आप जानते हो बल कहलाता है, फोर्स कहलाती है. सो m1 इंटू a1 गिव्स मी f1, f इक्वल्स टू ma, एंड m2 इंटू a2 गिव्स मी f2, and this is f3 and so on and so forth. For the last term this is fn. Okay, what will happen if I multiply this term here? I will get capital M ACM, right? And this is going to equal this value. ठीक, अब यहाँ पे देखोगे ये सम बता रहा है कुल फोर्स को. जब कोई वस्तु चल रही है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिएगा ये वस्तु थी और ये किसी निश्चित वेलोसिटी v से चल रही है, जो हमने v निकाली थी इसकी पहले. हर पार्टिकल इसका अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है क्योंकि सभी के पोजीशन वेक्टर अलग अलग है, तो वो उनकी सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी सेंटर के सापेक्ष या किसी ऑब्जर्वर के सापेक्ष जो ऑब्जर्वर इस ट्रेस पे खड़ा हुआ है या उसकी वेलोसिटी इससे अनचेंज है, सॉरी चेंज है. तो उस वाले के अब आप देखोगे यहाँ पर हमें देख सकते हैं अलग अलग पार्टिकल पर हमें अलग अलग फोर्स लगती हुई नजर आएंगे क्योंकि हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े हैं जहाँ पर दूसरी वस्तु हमारे सापेक्ष किसी निश्चित वेलोसिटी से घूम रही है, सॉरी चल रही है या घूम भी रही है. सो फिलहाल मान लीजिएगा पहले वाले पार्टिकल में आपको जो बल लग रहा है F1 है, दूसरे पर F2 है, तीसरे पर F3 है और इसी तरीके से बल लग रहे हैं. सो ये F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट Fn आपको बताएगा कुल बल को. सो इसमें जो टोटल बल लग रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, अलग अलग जो बल लग रहे हैं. So total force on a body will be equals to the sum of individual forces acting on the particles consisting by the body. So ये मुझे बताएगा टोटल फोर्स को. और टोटल फोर्स लग कहाँ से रही है, ये बॉडी चल रही है तो किसी फोर्स के अंडर में तो चल रही होगी, बाहर से तो फोर्स लग रही होगी, अंदर की वजह से तो कुछ ऐसा हुआ नहीं होगा कि फोर्स ये चल पड़े, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स. सिंपल अगर लिखना चाहे तो एक्सटर्नल फोर्स, राइट. और ये चल रही है MACM के इक्वल. अब आप यहाँ पर ये देखोगे ये जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है ये टोटल सेंटर ऑफ मास के लिए है और F एक्सटर्नल जो है वो किस पे लग रहा है, बॉडी पर इंडिविजुअली जो हमने निकाल करके लिया है. यहाँ से हम एक आउटकम ये निकालते हैं जो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वस्तु के अच्छा इस पूरे फैक्टर बुक को मैं क्या मैं FCM नहीं लिख सकता, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होगा, लेकिन किसके लिए, सेंटर मास के लिए, जो किसके बराबर आ रहा है, F एक्सटर्नल के बराबर आ रहा है. यहाँ से आप साफ साफ एक रिजल्ट ये निकाल सकते हैं किसी बॉडी पर अगर बहुत अलग अलग फोर्सेस लगे, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग फोर्सेस लगे तो वो इस तरीके से मूव करेगी कि हम वहाँ पर कोई एक सेंटर ऑफ मास, कोई एक सेंटर माने कि पूरी बॉडी का वही सेंटर ऑफ मास वाली बात. तो अगर कोई बॉडी किसी फोर्स के अफेक्ट में, एक्सटर्नल फोर्स के अफेक्ट में गति करती है, मूव करती है, तो उसका सेंटर ऑफ मास इस तरीके से गति करेगा कि जो पूरी वस्तु है उस वस्तु की पूरी गति को आप उस अकेले सेंटर ऑफ मास की गति से डिफाइन कर सकते हैं. मतलब कहने का ये है कि आपको अलग अलग पार्टिकल की मोशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लीजिएगा, आप ये बता सकते हो पूरी बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है. सेंटर ऑफ मास की यही तो विशेषता है कि सेंटर ऑफ मास पूरी बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव होता है हर तरीके से, वेलोसिटी से, पोजीशन, इवन पोजीशन से,
और एक्सेलरेशन से। सो यहाँ पर ये सेंटेंस प्रूफ करने के लिए आता है। क्या प्रूफ करने के लिए आता है वो सेंटेंस हम वो लैंग्वेज में यहाँ से बोल सकते हैं। द प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द एम हियर? एम इज़ द टोटल मास ऑफ द बॉडी। सो द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ बॉडी। और ये आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि किसी कुल द्रव्यमान और द्रव्यमान केंद्र के त्वरण का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा वस्तु पर कुल बाह्य फोर्स के। सिंपल सी बात है, उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए फिर चलते चलते लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आप लीनियर मोमेंटम से तो बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर होंगे। थोड़ा एंगुलर मोमेंटम के बारे में यहाँ पे गौर कर लेते हैं। लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, बॉडी और सिस्टम। एंगुलर मोमेंटम, देखो किसी भी चीज़ को समझने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। मैं साफ भाषा में हमेशा बोलता हूँ, एक तो वो तरीका जो आपको पच जाए और एक वो तरीका जो आपको रट जाए। सो चलो दोनों ही देखते हैं, क्योंकि रटना भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है, वो भी काम आती है, और पचना वो तो है ही इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप बर्डन नहीं लेना चाहते हो, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हो, तो पचाइएगा, रटिएगा मत। तो दोनों तरीके से हम देखते हैं। सो अधिकांश अगर मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन आप देखते हो किस चीज़ को, मैथमेटिक के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से आप देखो, अच्छा ये इससे ये आ गया, इससे ये आ चुका है, तो रटना है। पचाना अगर आपको है तो फॉर्मूले अपने आप ड्राइव होते जाते हैं। अगर आप कोई चीज़ पच रही है, अच्छा ये आया इससे ये होगा, तो सिंपल सी बात ही आ जाएगा। कैसे, वो देखते चलिएगा। लीनियर मोमेंटम, आप जानते हो लीनियर मोमेंटम पी से आप डिनोट करते हो, और मास की वेलोसिटी से जो प्रोडक्ट होती है वो लीनियर मोमेंटम कहलाता है। ठीक, और इसकी जो वेक्टर फॉर्म वो ये है। सो द प्रोडक्ट ऑफ मास विद द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी गिव्स इट्स लीनियर मोमेंटम। मैं हमेशा साफ भाषा में हम बोलते हैं कि अगर आपको लीनियर मोमेंटम को देखना है या समझना है तो आप देखिएगा चोट। चोट जो शब्द है, जो चोट, मान लीजिएगा आपने कोई वस्तु ली, किसी को फेंक के मारा, या मान लीजिए किसी ने आपको कोई वस्तु फेंक के मारी, आपको चोट लगती है। क्यों लगती है? या ये चोट जो लगी वो ज़्यादा लगे या कम लगे, कैसे पता करेंगे? तो सिंपल सी बात है, सामान्य सी बात है। और जो वस्तु कोई ज़्यादा द्रव्यमान की भारी वस्तु है और वो आपकी ओर को आए तो ज़्यादा चोट लगेगी। हाँ, उसमें स्पीड भी फैक्टर होगा, क्योंकि स्पीड भी यहाँ पर है। अगर कोई भारी वस्तु है और वो तेज़ भी आकर के आपको लगे तो चोट ज़्यादा लगेगी। और कोई हल्की वस्तु है और धीरे से आगे लग रही है तो चोट कम लगेगी। अगर कोई हल्की वस्तु है, तेज़ आके लगेगी तब भी चोट ज़्यादा लगेगी, और कोई भारी वस्तु है और धीरे से आके लगेगी तो चोट कम भी लग सकती है। वो डिपेंड करता है एम और बी की अलग अलग वैल्यूज़ पर। तो देखते चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर लीनियर मोमेंटम कभी आप देखो तो आप सिंपल बात ध्यान रखना, चोट। तो अगर लीनियर मोमेंटम किसी चीज़ के अंदर है तो वो आपको चोट करेगी, अगर आप उसके अफेक्ट में आ रहे हैं तो। यूनिट की बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी, किलोग्राम एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इट्स यूनिट। एंड डायमेंशन कितनी हो जाएगी? m at -1, बिकॉज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज at -1 एंड मास की m, सो m at -1 इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है किस डायरेक्शन में चोट लगी है आपके, बाकी आप नई छोटी क्लासेस से पढ़ा ही होगा, चलेगा। एंगुलर मोमेंटम हम देखते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हम देखें तो बहुत सिंपल सा है। एंगुलर मोमेंटम सिंपल, किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? उस बॉडी की जो पोजीशन वेक्टर है उसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किसके साथ? उसके लीनियर मोमेंटम से। ये क्वांटिटी आपको एंगुलर मोमेंटम देगी। रटने वाली चीज़ अभी समझेंगे कैसे आया ये फॉर्मूला, या इसका सिंपल मतलब क्या है। सो द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी विद इट्स लीनियर मोमेंटम गिव्स यू द एंगुलर मोमेंटम। इस फॉर्मूले अगर आप ओपन करोगे तो आप इसको कर सकते हो, P = mb। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लीनियर मोमेंटम। और ये समटाइम्स एल से शो होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है।
सो आप इस पर वेक्टर लगा सकते हैं। और सिंपल अगर आप इस कलर फॉर्म में इसको आप देखो, सो कितना हो जाना है, ये बहुत सिंपल सा MBR, L इक्वल्स MBR। चलेगा, इसका कुछ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन और देखते हैं ठीक से। मान लीजिएगा कोई वस्तु है, जैसे कोई आप यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल लीजिएगा किसी बुक का या किसी पेपर का, गत्ते का एग्जाम्पल ले लेते हैं चलेगा। और वो गत्ता इस तरीके से रखा हुआ है और ये गत्ता घूम रहा है। एंगुलर मोमेंटम की बात आई है तो आपने माइंड में खुद ले ही लिया होगा, एंगुलर मतलब कोई वस्तु रोटेट कर रही है, घूम रही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है शायद मुझे। सो मान लीजिएगा ये वस्तु इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है इस तरीके से, और जब घूमेगी तभी तो इसमें एंगुलर मोमेंटम आएगा। बहुत सिंपल से आपको हम बताएं, मान लीजिएगा जैसे आपके पास एक की बॉडी है, मैं इसको घुमाता हूँ। घुमाने के बाद मैं जैसे कोई पुली होती है, पुली घूम रही है, 60 लगे कोई पुली घूम रहा है, उसको रोकोगे तो आपके हाथ में जो चोट लगेगी वो इस बार एंगुलर मोमेंटम की वजह से होगी। कोई चल कर के आए, लीनियर मोशन कर रही है, तो आपके हाथ में जो चोट लगेगी वो लीनियर मोमेंटम की वजह से होगी। और कोई एंगल से घूम रही है, कोई चीज़ एंगुलर मोशन कर रही है, तो उसको रोकोगे या आप पे इंटरेक्ट करेगी तो वो जो चोट लगेगी वो एंगुलर मोमेंटम की वजह से लगेगी। यहाँ पर भी चोट से आप समझ सकते हो, मोमेंटम मतलब चोट। सो ये एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम से कैसे रिलेटेड है वो हमें देखना है, तो चलिएगा देखते हैं। सो हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिएगा ये जो पूरी बॉडी है, कोई गत्ता है, उसका कोई पार्टिकल हम कंसिडर कर लेते हैं इस जगह, ठीक है। कोई पार्टिकल है, इसका स्मॉल m मास मान लेते हैं, और जहाँ से रोटेट हो रही है वस्तु, जिस एक्सेस से रोटेट हो रही है, उस एक्सेस का जो पॉइंट है, इसको आप सेंटर ऑफ रोटेशन बोल सकते हो, सेंटर ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन बोल सकते हो। वहाँ से इस पार्टिकल की कुछ पोजीशन है, मान लीजिएगा वेक्टर R, राइट। और हम ये मान लेते हैं पूरी बॉडी इस के अकॉर्डिंग घूम रही है, इस एक्सेस में घूम रही है, ओके। तब इस पार्टिकल की जो मोशन होगी वो ऐसे होगी, क्योंकि वस्तु ऐसे घूम रही है, तो पार्टिकल भी इस तरीके से होगा। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर ऐसे होगी, और ओवरऑल कहा जाए तो इसका जो मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम होगा किसी इंस्टेंट पर, वो भी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे इसका एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम से कैसे रिलेटेड है, कहाँ है इसका एंगुलर मोमेंटम, कहाँ छिपा हुआ है। तो वो सिंपल से आपको एक रूल आपने पहले पढ़ाई होगा, राइट हैंड रूल। वो कैसे है, आपको अपने जो कर्ल है हाथ के, सीधे हाथ की, इस तरीके से आपको हाथ रखना है और अपने हाथ को घुमाना है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी घूम रही है, राइट। सो ये बॉडी इस तरीके से घूम रही है, मैंने देखो डायरेक्शन शो की है, तो मैं अपने कर्ल को इस डायरेक्शन में घुमाऊंगा और अंगूठा मेरा जिस डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन शो करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। ये रूल है राइट हैंड रूल। सो इस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है और पार्टिकल से घूम रहा है, तो इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा ऊपर की ओर, क्योंकि अंगूठा मेरा ऊपर की ओर डायरेक्शन को शो कर रहा है। सो उसमें एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ऊपर की ओर। What will happen if this body just starts to rotate in the opposite direction, means that अगर ये ऐसे घूमे, ऐसे नहीं करके कैसे घूमे, ऐसे घूमे, तो मुझे कर्ल ऐसे करनी पड़ेगी। अभी ऐसे घूमेगी बॉडी, तो आप देख सकते हो मेरा अंगूठा नीचे आ चुका है, तो इस पहली कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा नीचे की ओर को। फिलहाल बॉडी ऐसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है तो ऊपर की ओर है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो क्या हो जाना है, नीचे की ओर हो जाना है। ये डायरेक्शन निकालने के लिए या रिलेशन एंगुलर मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम के साथ ये है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। और आपको ये मालूम ही है इसमें एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड है। सो लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। और आपको मालूम है राइट हैंड रूल आपने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट में फर्स्टली, तो वहाँ से ये क्रॉस प्रोडक्ट भी है, क्रॉस प्रोडक्ट एग्जाम्पल भी है आपका एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे, आपने इतना पढ़ा होगा कि एंगुलर मोमेंटम एग्जाम्पल है एक क्रॉस प्रोडक्ट का। सो अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये जो पोजीशन वेक्टर और पी के जो प्रोडक्ट थे वो आपको क्या दे रही है, यहाँ पर एल दे रही है, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। सो ये एंगुलर मोमेंटम था। अब थोड़ा एंगुलर मोमेंटम के बारे में आगे थोड़ा सा और देखें, जो इससे रिलेटेड कभी कभी एक आर्टिकल आ जाता है एग्जाम्स में, वो क्या, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू आर पी, राइट। मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम वेलोसिटी से कैसे रिलेट करता है।
मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ dl/dt इक्वल्स टू dr/dt। आपको मालूम है दोनों क्वांटिटी वेरिएबल है, जब घूमती है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो p भी चेंज होगा, और पोजीशन चेंज हो रही है बार बार पार्टिकल की, सो r भी चेंज हो रहा होगा। सो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड इज सेम, प्लस, और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट थी, चलिए वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं इसको, एंड प्लस इस बार क्या हो जाना है r सेम और p का डिफरेंशिएशन, राइट। आप जानते हो dr/dt गिव्स मी द वेलोसिटी क्रॉस p and plus vector r cross dp/dt, right? Now this p can be expanded as m into b and plus r multiply rate change of linear momentum called the force. So this is the force according to Newton's second law, right? So b cross b gives me 0 because the cross product of the same vector is 0, and plus vector r cross vector f. So ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी जो निकल करके आई है वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f, जो किसके बराबर चल रही है, dl/dt के बराबर चल रही है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देखते हैं। आपको मालूम होगा आपने टॉर्क पढ़ा था, मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या फॉर्मूला होता है उसका, टॉ इक्वल्स टू आर एफ या वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f या प्रोडक्ट ऑफ f टू r, मतलब कोई बॉडी अगर किसी एक्सेस के अराउंड घूम रही है तो उस पर जो फोर्स लग रही है उस फोर्स की एक्टिंग लाइन का और एक्सेस रोटेशन से जो डिस्टेंस है उसकी जो प्रोडक्ट होती है आपको टॉर्क देती है। वही देखो यहाँ पे वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f, ये क्वांटिटी टॉर्क कहलाती है, और इस क्वांटिटी की जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये टॉर्क है, टो है, और टो भी वेक्टर क्वांटिटी का ही एग्जांपल है। सो टू वेक्टर टू मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, और इक्वल टू चल रहा है dl/dt के। अब इस क्वांटिटी को हम लैंग्वेज में देखते हैं। सो ये क्वांटिटी लैंग्वेज में कैसे बोली जाएगी, रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज हियर L रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम, P इज द लिनियर मोमेंटम, L इज द एंगुलर मोमेंटम। सो रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू द टॉर्क ऑन दैट। थोड़ा इसको और आगे ले, मान लीजिएगा हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं किसी बॉडी पर, तो हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी हुई है। ये फैक्टर 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इफ़ एक्सटर्नल फोर्स भी 0, इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू 0, देन व्हाट विल हैपन, टॉ इक्वल्स टू 0, टॉ नहीं लगेगा उस पर। उस कंडीशन में ये हो जाएगा dl/dt इक्वल्स टू 0। सो रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज 0, मीन्स दैट एंगुलर मोमेंटम की जो रेट है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, और जब रेट में चेंज नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, वो जितनी पहले थी उतनी अब है, उतनी बाद में होगी। अगर रेट चेंज नहीं होगी तो जितनी पहले थी अभी भी उतनी है, उतनी बाद में होगी, समय के साथ चेंज नहीं हो रही है। सो साफ साफ ये कह सकते हो स्पाई कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, नियत होगा, कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है। और अगर इसको आपको यहीं से देखना है तो इसको डेरिवेटिव का ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। सो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ दोनों साइड का। आई विल गेट दिस इंटीग्रेशन ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जस्ट L इक्वल्स टू 0 का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, बिकॉज कॉन्स्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन, 0 का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आता है। so यहाँ पे इसने सिंपल ये भी खुद भी बोल दिया है L कॉन्स्टेंट होगा अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगी तो। सो इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी is 0, then the angular momentum of that body is always constant। साफ साफ कहने का मतलब ये है, अगर किसी घूमती हुई वस्तु पे कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे, कोई बाहर से बल नहीं लगा रहे, या उस पर इंटरनल बल भी कहीं से नहीं लग रहा, जो पहले से घूम रही थी अब भी ऐसे घूम रही है, हमेशा भी ऐसे घूमती रहेगी, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। सो एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए हमें कोई बाहर से फोर्स नहीं लगानी होती है, ये इसका सिंपल मतलब है। चलिए फिर अगले वीडियो में देखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड न्यूमेरिकल, कि हम कैसे फाइंड करें किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं उस पर, और अलग अलग मतलब वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे वो सेकंड वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।